नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 और इन्फोर्समेंट दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले दोस्तों हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह आपको केबीसी नैनो बुक से करा रहे हैं, जो कि यह नया बुक आया हुआ है रहमान सर का। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देख लेते हैं। और दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 2 में कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लास्मिड का प्रयोग आपको जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में होता है। किसका? तो प्लास्मिड का। जैव प्रौद्योगिकी में वांछित जीनों के स्थानांतरण में प्लास्मिडो क्रमशः टीआई एवं आरआई के वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है यह आपका हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको कह रहा है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए। वैज्ञानिकों ने जीव परिवर्तन यानी आनुवांशिक परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है, और इस चावल का नाम गोल्डन राइस रखा गया है। और इस चावल को तैयार करने में वैज्ञानिकों को 10 वर्ष तक अनुसंधान करना पड़ा, और गोल्डन राइस को पैदा करने के लिए उसके पौधे पर 3 जीनों का प्रत्यारोपण किया जाता है, जिसमें पौधा बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग का चावल देता है। और बीटा कैरोटीन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किरोसिन में। किरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, और किरोसिन कच्चे पेट्रोलियम का वह अंश है जो 175 से 275 ताप पर आसुत होता है, और इसमें पैराफिन और नेपथिन रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रेडरिक मिस्चर ने आपको डीएनए की खोज की। डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, जो गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होकर माता पिता से शारीरिक गुणों को संतान में हस्तांतरित करता है। और डीएनए की खोज आपको यही फ्रेडरिक मिस्चर ने वर्ष 1869 में की थी। और आपको जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक जो ऑप्शन ए में दे रहा है, इन्होंने 1953 में डीएनए की संरचना से संबंधित डीएनए अणु का द्विकुंडलित प्रतिरूप यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके लिए बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपको कह रहा है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं।
सात का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है और किसी तत्व द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित करने को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आपका कपूर जो है वह आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको कह रहा है कि साबुन ग्रीज को हटाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाइसीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 9 में कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्यूटेन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपको कह रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आपको कह रहा है कि सोने को घोला जा सकता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है और यह अम्लराज 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग। वेग एक सदिश राशि है जो वस्तु की चाल मीटर प्रति सेकंड के साथ साथ उसके गति की दिशा को भी बताता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग करते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आपको कह रहा है कि ट्यूबलाइट का प्रकाश किस पर निर्भर रहता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्यूब के शीशा पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आपको कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ई के बराबर 1/2 mv², जो है आपका गतिज ऊर्जा का आपका समीकरण हो जाएगा। और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में आपको कह रहा है कि वॉशिंग सोडा किसका समान नाम है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में आपको सूची दे रहा है, सूची 1 और सूची 2 तीर्थकर दे रहा है और उनसे प्रतिमा लक्षण उनसे संबंधित दे रहा है। हम छोटा कर देते हैं, आप लोगों को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदिनाथ जो थे उनका प्रतिमा लक्षण जो था वह वृषभ था। उसके बाद मल्लीनाथ जो थे उनका आपका प्रतिमा लक्षण जो था वह जल कलश था और पार्श्वनाथ थे उनका प्रतिमा लक्षण सर्प था और शंभुनाथ का प्रतिमा लक्षण अश्व था, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपको कह रहा है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था।
प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है आपको कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में आपको कह रहा है कि देवबंद आंदोलन यानी कि यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1866 ईस्वी में। मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा 1866 से 67 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर स्थित देवबंद से देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया गया और जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान करना था और ये अंग्रेजी तथा पश्चिमी संस्कृति के विरोध थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 21 में आपको कह रहा है 21 में कह रहा है प्रश्न संख्या कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1917। कलकत्ता में इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया और वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और आपको यहीं पे पूछ दे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा जो कि 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 में आपको कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 में आपको कह रहा है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अबुल कलाम आज़ाद ने। 3 जून 1947 की विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 में आपको कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 में आपको कह रहा है कि 25 में कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 में आपको कह रहा है कि 26 में कह रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है वह है 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता था और यह व्यवस्था भारत में 1792 में कर्नल रीड द्वारा बराह महल जिले में पहली बार लागू की गई और मुनरो इसका कट्टर समर्थक था और आगे 1820 में भू राजस्व को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया और यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई और इसे लगभग 51% भूभाग पर लागू किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 में आपको कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हम्पी में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बनावली से। बनावली जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इस स्थल का उत्खनन
1973-74 में RS बिष्ट द्वारा करवाया गया था और इस स्थल से टेराकोटा का हल, मकानों में अग्नि वेदिकाएं तथा लघु नारी मूर्तियां भी मिली है। और धौलावीरा जो है वह आपको ऑप्शन ए में जो दे रहा है धौलावीरा, यह आपको गुजरात में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित, खूबसूरत तथा सबसे बड़ा नगर था और यहाँ से घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है और लोथल जो है यह आपको गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 में आपको कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा NG रंगा सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 में आपको कह रहा है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उधम सिंह के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 में आपको कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक मस्जिद है। लाख बख्श के उपनाम से विख्यात कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था और उसने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद बनवाई। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद दिल्ली में कुबत उल इस्लाम बनवाई थी और इसे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और इसकी मृत्यु लाहौर में पोलो खेलते समय हुई थी। यानी कि आपको इसका डिटेल हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईडेफिक जो है ये आपको मृदा से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा में आपको 834 पे 832 और ग्रामीण जो है 835 हो जाएगा। यानी कि आपको ग्रामीण जो है ग्रामीण लिंग अनुपात 835 और शहरी लिंग अनुपात जो है 832 है, कुल 834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 36 में आपको कह रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मई को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 37 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। तो आपको 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन जो है वह प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौर ऊर्जा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 39 में कह रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। 39 में कह रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जल मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या
41 में सूची 1 और सूची 2 दे रहा है, एक में जनजाति है और दूसरे में आपको क्षेत्र दे रहा है। आपको बताना है कि 41 का राइट आंसर क्या होगा। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खिरकी जो जनजाति है वो आपको मध्य एशिया क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद बुशमैन जो है वह कालाहारी क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद इनु जनजाति जो है वह जापान में पाई जाती है और बद्दू जनजाति जो है वह अरब क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 42 में कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट में स्थित अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2694 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेलोक्लाइन जल जो है वह आपको लवणता और प्रवणता को दर्शाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिणी की गंगा कहा जाता है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी को। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दे रहा है। आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको 45 का राइट आंसर बताना है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सवनकाया जो ज्वालामुखी है वह आपको पेरू देश में है। उसके बाद आपको माउंट एटना जो है वह इटली में है। उसके बाद कोलिमा जो है वह आपको मैक्सिको में है और मेरोपी जो है वो आपको इंडोनेशिया में है, यानी कि 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथुला जो अरुणाचल प्रदेश दे रहा है यह आपका सुमेलित नहीं है। नाथुला जो है वह सिक्किम का प्रमुख दर्रा है। उसके बाद लिपुलेख उत्तराखंड सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है और पालघाट केरल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको 47 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। झील दे रहा है और नगर दे रहा है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इरी झील जो है वह आपको डेट्रॉयट नगर में है। उसके बाद मिचिगन झील जो है वह आपको बैरी नगर में है। उसके बाद ओंटारियो झील जो है वह आपको हैमिल्टन नगर में है और सुपीरियर झील जो है वह आपको डुलुथ नगर में है, यानी कि 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 48 में आपको कह रहा है 48 में कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती आपको अभीष्ट होगी, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाय की खेती। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 49 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 50 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भुवन पहाड़िया जो है वह मेघालय पठार का अंश नहीं है। गारो, खासी और जयंतिया जो है वह मेघालय पठार का अंश है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 51 में दे रहा है, छोटा कर देते हैं इसको। 51 में आपको कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा और छोटा कर देते हैं। 51 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देश सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, यह आपको बताना है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशिक सिद्धांतों में सूचीबद्ध है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 52 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है।
52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है वो आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। भारतीय संसद द्वारा 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 में संशोधन कर 21 के जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और यह संशोधन भारत के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 53 में कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है और संविधान के अनुच्छेद 32 में इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 54 में कह रहा है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजकोषीय घाटे के। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2011-12 बजट में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56 में आपको कह रहा है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देख लेते हैं 57 में कह रहा है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, यानी कि 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 58 में कह रहा है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है और ब्लू बुक जो है वो आपको चीन तथा जर्मनी सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन को ब्लू बुक और व्हाइट पेपर पुर्तगाल, चीन तथा जर्मनी सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है और व्हाइट पेपर भारत की सरकारी रिपोर्ट जो तथ्यों सहित प्रकाशित की जाती है और ग्रे बुक जो है वो आपको बेल्जियम तथा जापान सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 59 में कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60 में आपको कह रहा है कि प्रश्न संख्या 60 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकल हस्तांतरणीय द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो होता है वह गुप्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61 में कह रहा है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कभी रुख दिखाती थी, यानी कि औसत वार्षिक वृद्धि दर जो था वो आपको 2.14 है जो कि कमी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 से 14 वर्ष और सर्व शिक्षा अभियान 2001 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 63 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने संसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात ने। नेक्स्ट देख लेते हैं 64 में आपको कह रहा है कि ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रामीण विकास का। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
प्रश्न संख्या 65 में कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC और IDBI जो है आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 66 में कह रहा है कि साख पत्र दिया जाता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 67 में आपको कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 68 में कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि VKRB राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 69 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात से कमाता है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडन नहर को। आपको जो दिए गए विकल्पों में जो है दामोदर नदी से निकलने वाली नहर जो है वो आपको एडन नहर है, और एडन नहर परियोजना 1938 में पूरी हुई थी, और इस नहर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिंचित क्षेत्र मुक्त वर्धमान जिला एवं सीमावर्ती क्षेत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 72 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा विकल्प। तो यानी कि 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खनिज जो है वह आपको समाप्त होने योग्य है। उसके बाद सौर ऊर्जा जो है वह असमाप्त होने योग्य है, और बायोगैस जो है वह मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है, और वन अवरोपण जो है वह आपको वर्षा हो जाएगा। यानी कि 72 का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 73 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर समुद्रिक जलमार्ग, जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी विकसित क्षेत्र और यूरोप के पश्चिमी विकसित क्षेत्रों के मध्य स्थित है, व्यस्तम समुद्रिक व्यापारिक जलमार्ग है। यानी कि 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 74 में कह रहा है कि विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राजील। नेक्स्ट देख लेते हैं। 75 में कह रहा है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैंडा के लिए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको काजीरंगा जो है यह आपको असम राज्य में है, और यह गैंडा के लिए आपको प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 में कह रहा है कि झूमिंग करते हैं। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 77 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है आपको एक गर्म सागरीय धारा है। नेक्स्ट देख लेते। क्वेश्चन नंबर आपको 78 में कह रहा है कि विश्रामपुर जिनके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयला। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ
एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबल घाटी परियोजना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 80 में कह रहा है कि कन्याकुमारी सटी पहाड़िया है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्डेमम पहाड़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में मैथ दिया हुआ है, हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 82 में कह रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन। सजीव पदार्थों के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक यानी कि 62% होती है, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन जो है वह 3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्श्व भाग में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोजन को स्वादिष्ट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 में आपको कह रहा है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यह 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं, क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 89 में कह रहा है कि जब किसी पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो वह किसके समान में पानी को विस्थापित कर देता है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयतन को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 84 के बाद आपको 90 में मैथ दिया हुआ है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में भी मैथ है और 91 का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफगानिस्तान। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ऑप्शन आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आपको 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बराह मिहिर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 24। नेक्स्ट देख लेते हैं। और अनुच्छेद जो 17 जो है वह अस्पृश्यता से आपको संबंधित है, और आपको अनुच्छेद 19 जो है यह आपको स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार होता है। उसके बाद अनुच्छेद 23 जो है वह मानव के अवैध व्यापार, बिगाड़ और बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 95 में कह रहा है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवी मावलंकर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 96 में आपको कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कह रहा है कि कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया था कनिष्क ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या
98 में आपको कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 99 में कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सामान्यतः कितने दिन लगते हैं। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 365 दिन लगते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि 100 नंबर की कादम्बरी के रचयिता हैं। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वान भट्ट। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। इससे पहले दोस्तों हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट इन्फोर्समेंट दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी लोग आपके इस प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम केबीसी नैनो बुक जो नया बुक आया हुआ है रहमान सर का, उससे हम लेकर आए थे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।